Hello students, today we are here with our next lecture of cell, the unit of life. पिछले वीडियोस में हम प्लास्टिड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके थे. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में. क्लियर? टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला. सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ना. बेसिकली लोकोमोशन के लिए ये सेल में प्रेजेंट होते हैं. हमें इनको डिफरेंशियल फॉर्म में देखना है. हम पहले इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है, देन उसके बाद में हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है, शॉर्ट सा डिफरेंस इनके अंदर है, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इट रिमेन्स द सेम. क्लियर? तो हम डिफरेंशियली इसको इस तरह से देखते हैं. दिस इज सीलिया and this is flagella. Basically the cilia are small in size. First one is the size of cilia is small in size. Flagella are large in size. They are large thread like structure. These are large inside. Nextly we will talk about the number of cilia and flagella. Cilia are numerous in number. They may be thousands. So they are numerous in number. And flagella are one or few in number. One to few, not numerous. One to few in number. Nextly we will talk about the movement of flagella, movement of cilia and flagella. Generally the cilia shows longitudinal and transverse movement. ठीक है, तो cilia हमारे पास longitudinal and transverse दोनों टाइप का डिवीजन, दोनों टाइप का मूवमेंट शो करते हैं. But the flagella are independent in movement. Independent in movement. कोई स्पेशल टाइप का मूवमेंट इसमें नहीं होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं. लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स मूवमेंट को हम साइंटिफिक टर्म में, लॉन्जिट्यूडनल को हम कहते हैं सिंक्रोनस मूवमेंट एंड ट्रांसवर्स मूवमेंट इज मेटाक्रोनस मूवमेंट. ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे. लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट इट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस मूवमेंट एंड ट्रांसवर्स मूवमेंट इज मेटाक्रोनस मूवमेंट. ठीक है, तो दोनों टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है सीलिया से, और फ्लैजिला आर इंडिपेंडेंट इन मूवमेंट. Nextly the type of movement, which type of movement it shows. ठीक है, किस तरह से ये मूव करेंगे, हम बात करते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट. Cilia shows rolling movement. Clear? It shows rolling movement. It means one power stroke is there, one power stroke and one recovery stroke. Clear? This type of movement is shown by cilia. जैसे हम स्विमिंग करते हैं, तो स्विम करते टाइम हम एक पावर स्ट्रोक लगाते हैं वाटर को पीछे की साइड मूव करने के लिए, और फिर हम एक बार आगे की साइड स्ट्रोक लगाते हैं फॉर रिकवरी. ठीक है, तो इस टाइप का मूवमेंट शो करते हैं सीलिया, जिसके हम कहेंगे रोलिंग मूवमेंट, जो कि पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, दो स्ट्रोक्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं. यहां पर फ्लैजिलास का जो मूवमेंट होता है इट इज अनड्यूलेटिंग मूवमेंट. इट इज द फोर्थ वन इज अनड्यूलेटिंग मूवमेंट. ठीक है, अनड्यूलेटिंग मूवमेंट जो होता है इट इज बेसिकली वेव लाइक. इस तरह से वेव लाइक मूवमेंट ये शो करते हैं. क्लियर? नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. मेनली द सीलिया आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज काइनोसीलिया and the second one is stereocilia.
Clear? Next one is type of cilia and flagella. Clear? Next हम देखते हैं cilia are basically of two types. Two types of cilia are there. First one is gynoecilia. These gynoecilia are motile structure. Clear? These are motile structure and they are mainly found in the wall of trachea, fallopian tube and in the urinary tubules या किडनी ट्यूब्यूल्स जिसे हम कह सकते हैं यूरिनरी ट्यूब्यूल्स. यहाँ पर हमें बेसिकली जहां मूवमेंट शो होता है वहां पे हमें काइनोसीलिया टाइप ऑफ सीलिया देखने को मिलते हैं. सेकेंड टाइप इज स्टीरियोसीलिया. सेकेंड टाइप इट इज स्टीरियोसीलिया and stereocilia is basically non-motile structure. Clear? These are mainly found in the area where the movement is not necessary. For example, in sensory cells. These are basically found in sensory cells. Now the type of flagella. Flagella are also of two types, that is whiplash flagella and tinsel flagella. Okay, two types are there. First one is whiplash type of flagella and second one is tinsel type of flagella. काइनोसीलिया एंड स्टीरियोसीलिया में एक और डिफरेंस हम इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, विच इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर. ठीक है? या और जो फ्लैजिला है हमारे पास, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दैट इज whiplash flagella and tinsel flagella. Nextly we discuss about the locomotion. Now mainly the cilia are responsible for locomotion and capturing the food. Clear? The function we are talking about cilia and flagella. Cilia are responsible for locomotion. Next point, that is the number 6, is function. Function is locomotion and capturing of food. Clear? जैसे हम पैरामीशियम में देखते हैं, this is the structure of paramecium. This type of structure a paramecium has, and these are the cilias. ठीक है? cilia बेसिकली एक सर्कुलर मूवमेंट शो करते हैं और उस सर्कुलर मूवमेंट से जो टनल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसके थ्रू यहां से फूड क्या है इसके अंदर जाता है. क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो हेल्प इन द कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड फ्लैजिला आर ओनली हेल्पफुल इन द लोकोमोशन. क्लियर? द फंक्शन ऑफ फ्लैजिला इज लोकोमोशन. So basically these are the differences between cilia and flagella, but the internal structure of both cilia and flagella is exactly same. ठीक है? दोनों का स्ट्रक्चर exactly same है. Now we will discuss about the structure of cilia and flagella. Mainly हमारे पास cilia and flagella जो है ये टू थिंग्स से बने हुए होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोटोप्लाज्मिक शीथ. इट इज प्रोटोप्लाज्मिक शीथ विच इज द आउटर मोस्ट शीथ, एंड द सेकेंड वन इज एक्सोनीम. दिस एक्सोनीम इज द सेंट्रल पार्ट. क्लियर? It is also called as axial filament. Axoneme or axial filament. In cilia and flagella, there is 9+2 arrangement of these filaments takes place. Here the arrangement is 9+2. It means the two
tubules are present in the center region and the 9 tubules are present towards the periphery in the form of doublets. ठीक है, doublets के फॉर्म में प्रेजेंट है. doublets में हमारे पास 2 यूनिट्स हैं. This is the A unit or this one is the B unit. This is a doublet. This type of 9 doublets are present around the central part. This is A part and this is the B part. These all are made up of tubulin proteins. These are the tubules. A tubule contains 13 microfilaments. Here in the A tubule 13 microfilaments are there and in the B tubule 10 microfilaments are there. These are arranged like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. क्लियर? इस तरह से माइक्रोफिलामेंट्स का अरेंजमेंट यहाँ पे होता है. सपोज हम एक ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं. दिस इज द ट्यूब्यूल. This is the tubule. Here the alpha and beta tubulin proteins are arranged in a whorl form. ठीक है? These are the alpha and beta tubulin proteins. क्लियर? इस तरह से एक ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर A ट्यूब्यूल जो है it contains 13 microfilaments and B tubule contains, these are also called as protofilaments, and B tubule contains 10 protofilaments. Clear? Now the A tubule has 2 arms. This is the tubule A. 13 protofilaments are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Clear? This is tubule A. It has 13 protofilaments and it has 2 arms. A has 2 arms. One arm is towards the inner side, this like structure, and the second arm is like a hook. This is the second arm. This is the first arm which moves towards the inner side, and this is the second arm which is in the shape of a hook. Clear? So this is the structure of A tubule. Clear? अब हम 9+2 अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीटली 9+2 अरेंजमेंट को हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है. ठीक है, ये ट्यूब्यूल और ट्यूबुलिन और ये सब आपको समझ में आ गया है. नेक्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द 9+2 अरेंजमेंट. द सेंट्रल पार्ट और द सेंट्रल शीथ. क्लियर? जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है, this central tubule has 2 microtubules, 1 and 2. These are the A tubules having 13 protofilaments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Again 13 here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. This is C1 and this is C2. Clear? C is for the central. This is the central tubule C1 and C2. Now how we will differentiate that which one is the C1 and which one is the C2? C1 has 2 projections here. क्लियर? यहाँ पर हमें 2 प्रोजेक्शंस जिसमें दिख रहे हैं, that is the C1 and the other one is the C2. Remaining structure is same. These C1 and C2 are joined with a cross bridge. These are the cross bridges. Clear? So these are the cross bridges. Next, इसके बाहर की साइड हमें एक शीथ देखने को मिलती है. दैट शीथ इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ. क्लियर है? यहाँ पे इसके चारों तरफ हमारे पास प्रेजेंट है एक सेंट्रल शीथ.
This is the central sheath towards the central tubule. Clear? This is complete central sheath. This is the doublet. This is the two central tubules. Now the 9 peripheral tubules in the form of doublets. Clear? doublets के फॉर्म में जो हमारे पास 9 peripheral tubules है, अब हम उसको ड्रॉ करेंगे. For this purpose, I will erase this also. For this purpose, we will draw a bigger circle here. Clear? This is the circle, and now point out the 9 places where the doublets are arranged. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, now we are drawing the doublets. This is the A tubule. This is A. Inner one is the A and the outer one is B. So this is the B. A has 13 protofilaments and B has 10 protofilaments. I am not drawing here. पहले आपको अलग से इसका स्ट्रक्चर बता दिया है, यहाँ पर हम नहीं ड्रॉ करेंगे. This is the second doublet. A is the inner one and B is the outer one. Again, A is the inner one and B is the outer one. A inner, B outer, A inner, B outer, A inner and B outer. Again, A inner, B outer. Last one, A inner and B outer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here I am drawing one more. This is the A inner and B outer. A inner and B outer. Clear? Now I am erasing the dotted line to understand the clear structure. Here these are the 9 doublets. Now the A tubule has 2 arms. This one is A and this one is B. सब में inner A है और B क्या है? Outer है. A tubule has 2 arms. One inner arm. This is the inner arm and the second one has the hook-like structure. One inner arm, second is hook-like. One inner arm, second is hook-like. It is also the inner and this one is hook-like. Inner and hook-like. This is again inner and this is also a hook-like. This is inner, this is the hook-like. This is again the inner and this is the hook-like. Last one inner and the second one is hook-like. This type of fibers are present in the at the A arm. Now we are joining the arms in clockwise manner. ठीक है? A arm is joined with the B arm of another doublet. Clear? A arm is joined with the B tubule of another doublet. A joins with B. A joins with B. A joins with B. A joins with B. A with B. A with B and A with B in a clockwise pattern. ठीक है? इस तरह से हमारे पास ये अरेंजमेंट आ गया. Now I am labeling the things.
The inner one is the central tubule. This is central tubule. This is the central sheath. Central sheath. This is the AB doublet. AB doublet. And these are the arms. Clear? These are the arms. Now ये जो joining वाला part है, A joins with B. This part is called as AB linker. ठीक है? अब हमारे पास एक और चीज, कुछ radial spokes. 9 radial spokes were also there, which are present towards the central tubule, arising from the A part of the doublet. यहां से कुछ हमारे पास रेडियल स्पोक्स निकलते हैं. ये रेडियल स्पोक्स सेंट्रल शीथ तक आते हैं. दे आर नॉट टचिंग द सेंट्रल शीथ. यहां तक आते हैं, ए से अराइज होंगे और कहां तक आएंगे? सेंट्रल शीथ तक. दिस 9 radial spokes were there. These are the radial spokes I am drawing. This is also a radial spoke. This is also a radial spoke. Again one more radial spoke, and the last one is this. There are 9 radial spokes were there. So these are the radial spokes. The structure is just looking like a wheel cart. ठीक है, wheel cart जैसा structure हमें दिख रहा है. This is the axoneme part. Clear? This is completely axoneme, and I am drawing the second part, that is protoplasmic sheath. Around the axoneme, protoplasmic sheath is there. This is the protoplasmic sheath. Clear? ये है आपके पास प्रोटोप्लाज्मिक शीथ. इस तरह का व्हील कार्ट जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. इसके अंदर जो फ्लैजिला और सीलिया है, दोनों में सेम स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगा. ठीक है. नाउ हाउ द मूवमेंट विल टेक्स प्लेस. दीज रेडियल स्पोक्स विल कम क्लोजर टू द सेंट्रल शीथ. ठीक है. जब ये मूव करेंगे, एग्जैक्टली जैसे व्हील कार्ट मूव करता है, व्हील कार्ट का जो सेंट्रल पार्ट है ये पहले मूव करेगा, देन उसके बाद में उसके जो रेडियल स्पोक्स है वो मूव करेंगे और व्हील आगे की साइड मूव होगा. एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर इज दिस. ठीक है. ये रेडियल स्पोक्स जो है ये सेंट्रल शीथ को टच करते हैं और इस सेंट्रल यूनिट को जब ये रोटेट होगा, सेंट्रल यूनिट, देन द कंप्लीट एक्सोनीम पार्ट विल रोटेट. ठीक है. तो इस टाइप का मूवमेंट हमें इसके अंदर देखने को मिलता है. यहां पर जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारे पास हिस्सा है, ये इट इज द शीथ पार्ट ना. हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक मॉडिफिकेशन देखा था, शीथ इस तरह से. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द बेस ऑफ फ्लैजिला और सीलिया. दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द शीथ पार्ट. ये शीथ का स्ट्रक्चर है हमारे पास, दिस वन. क्लियर. तो ये हमारे पास हुआ स्ट्रक्चर. नाउ what are the components by which these tubules or the linkers were made up of. ठीक है. हमें देखना है ये linkers और radial spokes और ये tubules ये सब किस चीज के बने हुए हैं. I am erasing the structure. Basically जो ये सब चीजें हैं, these are mainly made up of proteins. Clear? The central tubule C1 and C2 are made up of dynein protein. The doublets AB are made up of tubulin protein. The AB linkers are made up of nixin protein, and the outer and inner arms are also made up of dynein protein. Clear? I am writing here C1 and C2, the central part, these are made up of dynein protein. Next one is the AB linkers.
these AB linkers are mainly made up of nexene protein. Clear? These are made up of nexene protein. These are the proteins. The A and B doublets, AB doublets are made up of tubulin protein. Outer and inner arms of A tubule. Outer and inner arms. ठीक है, हमने आर्म्स देखी थी, ये A tubule था, this is the inner arm and this is the outer hook like. Both of these arms are made up of again dynein protein. And last one, the radial spokes. These radial spokes are also a type of protein, but the proteins are densely packed. That's why it is called as dense material. Clear? यहाँ पर जो सीलिया और फ्लैजिला का मूवमेंट है, ये सीलिया एंड फ्लैजिला का मूवमेंट जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट एंड सेंट्रल पार्ट के मूवमेंट के साथ ही जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं, ये 9 डबलेट्स भी मूव करते हैं। यहां पर इनको मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड हियर द डाइनिन प्रोटीन बिहेव्स एज एटीपी सिंथेटेज। ना, एटीपी सिंथेटेज का फंक्शन क्या है? एटीपी सिंथेसिस करना। Clear? ATP synthesis for what? For the production of energy, because energy ATP is the energy currency of the cell. तो यहाँ पर जो डाइनिन प्रोटीन है, this dynein protein behaves as ATP synthetase and it synthesizes the energy. This behaves as ATP synthetase. Clear? होपफुली आपको सीलिया एंड फ्लैजिला में डिफरेंस एंड सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर इट इज एग्जैक्टली सेम। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक और चीज की बात करते हैं, दैट इज जो मैंने बताया था, डिफरेंस बिटवीन काइनोसीलिया एंड स्टीरियोसीलिया। काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया में जो एक मेजर डिफरेंस है, एक सिंपल सा डिफरेंस है हमारे पास, दैट इज हमने देखा था काइनोसीलिया आर मोटाइल स्ट्रक्चर। मोटाइल मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड फॉर द मूवमेंट द सेंट्रल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सेंट्रल यूनिट से मूवमेंट स्टार्ट होता है और पेरीफेरी की तरफ आता है, तो यहां पर हमें सेंट्रल यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई इट्स स्ट्रक्चर इज 9+2 because the movement is required the central unit। जो सेंटर वाली 2 ट्यूब्यूल्स हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो 9+2 का अरेंजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बट द स्टीरियोसीलिया जो है, इट इज नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, इट डज नॉट एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पर जब मूवमेंट की जरूरत नहीं है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो 9+2 अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। इट मीन्स द सेंट्रल पार्ट इज नॉट नेसेसरी, सो हियर द अरेंजमेंट इज 9+0 because the central part is not necessary. Clear? So this is all about the difference between cilia and flagella, the structure of cilia and flagella, and how the cilia and flagella will functions. ठीक है, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज। थैंक यू वेरी मच।